हथकड़ी लगाओ इसे। इंस्पेक्टर ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और उसकी गुस्से भरी आवाज पूरे थाने में गूंज गई। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। मैंने घबराई हुई आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर शब्द मुंह से निकल ही नहीं सके। साहब, मैं बेगुनाह हूं, मैंने हाथ जोड़कर कहा। सामने वो औरत कुर्सी पर टांग रखकर बैठी थी और उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट थी। उसने अपना महंगा चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और तुनक कर बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों की ईमानदारी सिर्फ तब तक होती है जब तक इन्हें मौका नहीं मिलता। इसने मेरा फोन भी चुराया है और मेरे 10,000 रुपए भी हड़प कर गया है। नहीं साहब, मैं चिल्लाया, मुझे पैसे कहीं भी नहीं मिले, मुझे तो सिर्फ फोन ही मिला था। बस, बहुत हो गया। इंस्पेक्टर ने उंगली उठाकर मुझे चुप कराया। तुम जैसे लोग पहले चोरी करते हो और फिर मासूम बनने का ड्रामा करते हो। कांस्टेबल, ले जाओ इसे और हवालात में बंद कर दो। कांस्टेबल ने मेरा बाजू दबोच लिया। जेल की सलाखें मेरी आंखों के सामने नाचने लगीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या मेरी ईमानदारी का यही फल मिलेगा? क्या मेरी भलाई करने की यही सजा होगी? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है कि तभी उसी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और फिर मेरा नाम सार्थक है। मैं इस जेल में कैसे पहुंचा और मुजरिमों की कतार में कैसे खड़ा हुआ, ये एक लंबी दास्तान है जिसमें गरीबी, मजबूरी और इम्तिहान शामिल है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। हमारे घर में गरीबी तो पहले से ही थी, लेकिन पापा के निधन के बाद तो जैसे बहुत बड़ा सहारा ही छिन गया था। उनके देहांत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि घर में रोटी के लाले की चिंता पड़ने लगी। माँ मेरी तरफ देखती तो उनकी आंखों में बेबसी साफ झलकती। एक रात वो मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सार्थक बेटा, अब तुम ही इस घर के बड़े हो और तुम ही इस घर का सहारा भी। तुम्हारे पिता के बाद ये जिम्मेदारी भगवान ने तुम्हारे कंधों पर डाली है। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मी, आप फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बहन भाइयों पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन उन्हें पेट भरकर खिलाऊंगा। मुझसे छोटी 3 बहनें और एक भाई था। भाई सबसे छोटा था और बहनें बड़ी हो रही थीं। मैं चाहता था कि भले ही मैं पढ़ लिख ना सकूं, लेकिन मेरी बहनें और भाई पढ़ लिख जाएं और किसी मुकाम पर पहुंचे। अगले ही दिन मैंने पापा का पुराना थैला निकाला, उसे साफ किया और मंडी से उधार में फल लेकर उसी चौराहे पर खड़ा हो गया जहां पापा खड़े हुआ करते थे। सुबह से शाम तक मैं आवाज लगाता रहा, सेब ले लो, केला ले लो। लोग आते, मोल भाव करते, कभी कुछ खरीद लेते तो कभी देखकर ही आगे बढ़ जाते। लेकिन भगवान का शुक्र था कि हमारा गुजारा चलने लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक नई परेशानी ने दस्तक दी। माँ ने बचपन में ही मेरा रिश्ता हमारे दूर के एक पहचान वालों के घर पर तय कर दिया था। अब जब मैं कमाने लगा था तो वे लोग माँ पर दबाव डालने लगे। एक शाम मेरे ससुराल वाले घर आए तो उनका अंदाज बदला हुआ था। बोले, देखिए बहन जी, अब तो सार्थक कमाने भी लगा है और हमारी बेटी भी बड़ी हो गई है। मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं, भलाई इसी में है कि अब हम इन दोनों की शादी कर दें। माँ ने नजरें झुकाकर कहा, लेकिन अभी तो उसने काम संभालना ही शुरू किया है। हमारे पास इतना पैसा कहाँ हो पाया है कि शादी का खर्च उठा सकें। अगर थोड़ा वक्त और मिल जाए तो। उन्होंने बात काटते हुए कहा, देखिए बहन जी, अगर आप टाल मटोल करेंगी तो हम समझेंगे कि आपकी नीयत बदल गई है। मेरी बेटी बड़ी है, मुझे उसके बाद बाकी के बच्चों के लिए भी तो सोचना होगा। अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो साफ बता दीजिए, हम कोई और रिश्ता देख लेते हैं। ये बात माँ के दिल पर बहुत बुरी तरह लगी। उन्हें लगा कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो पुरानी रिश्तेदारी भी खराब हो जाएगी और बाकी पहचान वालों में भी हमारी नाक कट जाएगी। उसी रात माँ ने मुझसे बात की, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले नाराज हो रहे हैं। अगर हमने इनकार किया तो रिश्ता टूट जाएगा। मैंने माँ के परेशान चेहरे को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, माँ, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब भगवान देख ही रहा है, वही कोई रास्ता निकाल देगा। इस तरह सादगी से मेरी शादी विद्या से हो गई।
ज्यादा लोग नहीं आए थे, बस कुछ करीबी रिश्तेदार थे। मैं अपनी दुल्हन को ब्याह कर उस पुराने 3 कमरों वाले कमरे में ले आया जो पापा ने बनवाया था। विद्या के आने के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। पहले ही मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अब एक और इंसान का खर्च जुड़ गया। महंगाई हर दिन बढ़ रही थी और मेरी आमदनी वही की वही थी। लेकिन विद्या बहुत समझदार पत्नी साबित हुई। उसने कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं की और ना ही कोई शिकायत की। वो घर के हालात समझती थी और हमेशा मुझे तसल्ली देती। सार्थक, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, भगवान हमारा साथ देगा। आप बस मेहनत कीजिए, तरक्की देना उसका काम है। उसकी बातों से मेरी हिम्मत बढ़ जाती। मैं सुबह सुबह मंडी जाता, वहां से ताजा फल लाता और सारा दिन चौराहे पर खड़ा रहता। कभी बारिश होती, कभी कड़क धूप, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। हर गुजरता दिन एक नई परीक्षा लेकर आता। 1 साल बाद भगवान ने हमें बेटी की खुशी दी। घर में खुशियां तो आई, लेकिन खर्चों का तूफान भी साथ आ गया। बेटी के दूध, दवाई और दूसरे खर्चों ने मेरी कमर तोड़ दी। माँ ने मुझे समझाया, बेटा, ये बच्ची अपनी किस्मत का हिस्सा लेकर आई है, इसीलिए घबराना मत। बस एक बात याद रखना, कभी लालच में आकर काली कमाई घर मत लाना, क्योंकि काली कमाई घर की तरक्की उजाड़ देती है और औलाद को भी बर्बाद कर देती है। माँ की ये सीख मेरे लिए मेरे दिल पर छप गई। मैंने फैसला किया कि चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन अपने घर वालों को काली कमाई का एक पैसा भी नहीं खिलाऊंगा। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। मेरी बहन का रिश्ता भी तय हो गया। लड़के वाले अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी कुछ डिमांड थी। मंगनी को 2 साल का समय गुजर चुका था और अब वे शादी की तारीख पक्की करना चाहते थे। एक रात विद्या मेरे पास आई और धीरे से बोली, सार्थक, घर में राशन खत्म हो चुका है। आटे के डिब्बे में बस थोड़ा सा आटा बचा है, जिसे मैंने सुबह के लिए बचा कर रखा है। कल के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन वो मुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी जेब टटोली तो कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े नोट निकले। कुल मिलाकर 300 रुपए थे। मैंने वे पैसे उसके हाथ पर रख दिए। तुम फिलहाल दाल और सब्जी मंगवा लो, मैं कल कोशिश करूंगा कि ज्यादा कमाई हो सके। अगली सुबह जब मैं काम पर जाने लगा तो मेरी बहन मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, ससुराल वालों का फोन आया था। वे कह रहे हैं कि अगर इस महीने शादी की तारीख पक्की नहीं हुई तो वे रिश्ता खत्म कर देंगे। ये सुनकर मेरे पैर वहीं जम गए। बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता मिला था। अगर ये भी हाथ से निकल गया तो मेरी बहन की बदनामी होगी और उसका दिल टूट जाएगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। मैं उनसे बात करूंगा और थोड़ा समय मांग लूंगा। मैं घर से निकल तो आया, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। आखिर कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? बहन की शादी में 2 लोगों को खाना खिलाने के पैसे भी तो नहीं थे। दहेज देना तो बहुत दूर की बात थी। सारा दिन मैं ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन ग्राहक नाम मात्र के ही आए। शाम को जब घर लौटा तो देखा कि घर में मायूसी फैली हुई थी। मेरी माँ और बहनें रो रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तो माँ ने रोते हुए बताया कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। वे कह रहे थे कि जो लोग 2 साल में शादी की तारीख पक्की नहीं कर सके, वे आगे शादी क्या खाक करेंगे? ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैं भागकर लड़के वालों के घर गया और वहां उनके पैर पकड़कर भीख मांगने लगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। हमें तुम जैसे भिखारी से कोई रिश्ता नहीं रखना। जाओ, जाकर अपनी हैसियत के लोगों में रिश्ता ढूंढो। उस रात मैं घर वापस नहीं आया। सड़क किनारे बैठकर पूरी रात रोता रहा। मेरी गरीबी मेरा गुनाह बन गई थी। मेरी शराफत और ईमानदारी की किसी को परवाह नहीं थी। सबको सिर्फ पैसा चाहिए था। अगली सुबह मैं घर वापस गया तो माहौल वैसा ही था। किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। पत्नी ने मुझे देखकर आंसू पोंछे और बोली, सार्थक, आप हिम्मत मत हारिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। देखना, दीदी का इससे भी बेहतर रिश्ता आएगा। मैंने तीखे लहजे में कहा, कौन सा रिश्ता आएगा विद्या? इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई रिश्ता नहीं होता। यहाँ इज्जत सिर्फ पैसों की होती है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मेरी बहन यूं रो नहीं रही होती।
मैं गुस्से और मायूसी में घर से निकल गया और सीधा अपने ठेले पर पहुंचा। आज मेरा दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मैंने अपने ठेले को अच्छे से सजाया और फलों को साफ सुथरे तरीके से रखने लगा। आसपास के ठेलों पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मेरा ठेला बिल्कुल वीरान था। शायद मेरी किस्मत में ही ये दिन लिखे थे। मैं सोच रहा था कि आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो मेरे बच्चे और बहन भाई भूखे सोएंगे। ये सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर सवार था। तेज गर्मी ने बुरा हाल कर रखा था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी। उसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे और आंखों पर काला चश्मा था। उसके हाथ में एक शानदार चमकदार सा पर्स था। वो बड़े स्टाइल से चलती हुई मेरे ठेले की तरफ आई। उसे देखकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वो बहुत अमीर लग रही थी। शायद ज्यादा फल खरीदे और कुछ अच्छे पैसे बन जाएं। मैंने उसे देखकर यही सोचा। वो मेरे ठेले के पास आकर रुकी और सेबों को मोल भाव की नजर से देखने लगी। ये सेब कैसे दिए हैं? उसने तेज अंदाज में पूछा। मैंने नरमी से कहा, 150 रुपए किलो है दीदी, बहुत मीठे और ताजा सेब हैं। उसने मुंह बनाया, इतने महंगे? तुम ठेले वाले तो लूटते हो। 100 रुपए लगाओ तो 5 किलो ले लूंगी। अगर हालात ठीक होते तो मैं शायद मना कर देता, क्योंकि मुझे खुद महंगे पड़े थे। लेकिन उस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। घर में लाले पड़े थे और मुझे शाम को आटा लेकर जाना था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है दीदी, आप ले लीजिए। मैंने जल्दी जल्दी 5 किलो सबसे अच्छे सेब छांटकर उसके बैग में डालने लगा। उसने अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला और मुझे पकड़ा दिया। फिर वो अपना पर्स और बैग संभालने लगी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने पर्स से अपना आईफोन निकाला, लेकिन तब तक कॉल कट हो गई। उसने फोन मेरे ठेले के कोने पर रख दिया और पर्स में से गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगी। जैसे ही चाबियां मिली, वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त मैं दूसरे ग्राहक को देखने लगा जो अभी अभी आया था। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो औरत वहां से चली गई। कुछ देर के बाद जब दूसरा ग्राहक भी चला गया तो मेरी नजर ठेले के कोने पर पड़ी। वहां वो चमकता हुआ आईफोन रखा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, वो औरत जा चुकी थी। मैंने फोन हाथ में उठाया। ये यकीनन बहुत महंगा फोन था। उस पर सेब का निशान बना हुआ था। मैं तुरंत उस दिशा में भागा जिधर उसकी गाड़ी गई थी, लेकिन वो नजरों से ओझल हो चुकी थी। हांफता हुआ मैं वापस ठेले पर आया। फोन अभी भी मेरे हाथ में था और शैतान मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें डाल रहा था। सार्थक, ये फोन तो लाखों का है। अगर तुम इसे बेच दो तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तुम अपनी बहन की अच्छी शादी कर सकते हो, घर का राशन ला सकते हो, अपना कर्ज उतार सकते हो। किसी को क्या पता चलेगा कि ये फोन तुम्हें मिला है। मैंने फोन को मुट्ठी में दबा लिया। मेरे घर के हालात मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। बहन के आंसू, माँ की चिंता, पत्नी की खामोशी और बच्चों की भूख, ये सब कुछ एक फोन से खत्म हो सकता था। एक लंबे पल के लिए मैंने सोचा कि इसे अपनी जेब में रख लूं और शाम को किसी दुकान पर जाकर बेच दूं। लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में माँ की आवाज गूंज उठी, बेटा, कभी भी काली कमाई घर पर मत लाना, इससे घर की तरक्की खत्म हो जाती है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये एक इम्तिहान था। एक तरफ मेरी मजबूरी और दूसरी तरफ मेरा ज़मीर। एक तरफ दुनिया भर की मुश्किलें थीं और दूसरी तरफ ये सवाल कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी उलझन में डूबा हुआ मैं वहीं खड़ा रहा। शाम हो गई, लेकिन मैं फैसला नहीं कर सका कि मुझे क्या करना है। फोन मेरी जेब में था और वो मुझे अंगारों की तरह गर्म महसूस हो रहा था। सूरज डूब चुका था और अंधेरा फैल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी में फैल चुका था। मैंने ठेला एक तरफ लगाया और फिर घर की तरफ चल पड़ा। जेब में पड़ा वो फोन हर कदम पर मेरे ज़मीर पर दस्तक दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये फोन मेरी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है और उस अमीर औरत से मेरी मुलाकात मेरी दुनिया कैसे बदल देगी। घर पहुंचकर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, बस चुपचाप जाकर लेट गया। दिल में अजीब सी घबराहट थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने अब तक उस फोन को ऑन करके भी नहीं देखा था। वो मेरी जेब में एक बोझ की तरह पड़ा था।
रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर का शोर मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। चारपाई पर लेटे लेटे मैं बार बार करवटें बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। पास ही दूसरी चारपाई पर मेरी पत्नी सो रही थी और उसके साथ मेरी छोटी बेटी बेखबर नींद के मजे ले रही थी। मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो दिल में एक दर्द उठा। तभी अचानक विद्या की आंख खुल गई। शायद मेरी बेचैनी ने उसे भी जगा दिया था। उसने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, सार्थक, आप अभी तक जाग रहे हैं? सब ठीक तो है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए झूठ बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शायद गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ। विद्या उठकर बैठ गई। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और फिक्र भरी आवाज में बोली, आपका शरीर तप रहा है और माथे पर पसीना भी है। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या दुकान पर कोई दिक्कत हुई है या फिर बहन के रिश्ते की वजह से परेशान है? मैंने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी उसे सब कुछ बता दूं, उस फोन के बारे में बता दूं जो हमारी सारी मुश्किलों को हल कर सकता था। लेकिन फिर मुझे डर लगा कि कहीं वो भी मेरी तरह लालच में ना आ जाए या फिर मुझे कमजोर न समझने लगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विद्या, इंसान पर कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही है। एक तरफ उसकी जरूरतें होती हैं और दूसरी तरफ उसका ज़मीर। मैं बस इसी उलझन में हूँ। विद्या ने मेरी आंखों में झांका और बहुत भरोसे से बोली, सार्थक, मैं आपको जानती हूँ। आप वो इंसान हैं जो भूखे रह सकते हैं लेकिन किसी का हक नहीं मार सकते। अगर कोई मुश्किल है तो भगवान से मदद मांगिए, वो खुद रास्ता दिखा देंगे। याद रखिए, काली कमाई का निवाला पेट की भूख तो मिटा सकता है लेकिन आत्मा को हमेशा के लिए बीमार कर देता है। उसकी बातों ने मेरे डगमगाते कदमों को सहारा दिया। मैंने उसका हाथ दबाया और कहा, तुम ठीक कहती हो, अब तुम सो जाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ। वो लेट गई, लेकिन मैं जानता था कि वो जाग रही है और मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। कुछ देर बाद पास वाले मंदिर से भोर की आरती की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज मेरे लिए किसी संदेश से कम नहीं थी। मैं तुरंत उठा, नहा धोकर तैयार हुआ और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गया। मैं काफी देर तक उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, मुझे किसी भी बुरी सोच के बहकावे से बचाना। मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। मेरे घर में लाले पड़े हैं, लेकिन मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इस गलत रास्ते पर ना जाऊं। मुझे वही रास्ता दिखाना जो सही हो। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे दिल का बोझ काफी हद तक हल्का हो चुका था। मुझे अब फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपनी शर्ट की जेब से वो फोन निकाला। सुबह की हल्की रोशनी में वो फोन और भी ज्यादा कीमती लग रहा था। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। ये सच में बहुत महंगा फोन था। मेरे दिल में फिर से ख्याल आया कि अगर मैं इसे बेच दूं तो आज ही बहन के ससुराल जाकर शादी की तारीख पक्की कर सकता हूँ और महीने भर का राशन भी आ जाएगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं घर आ गया और चारपाई पर बैठकर बार बार यही सोचता रहा। तभी माँ दरवाजे पर आ गई। उन्होंने मेरे हाथ में फोन देखा और पूछा, सार्थक, ये किसका फोन है बेटा? तुम्हारे पास तो ऐसा फोन नहीं था। मैं हड़बड़ा गया। मैंने फोन छुपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब सच बोलने का वक्त था। मैंने कहा, माँ, ये कल एक अमीर औरत मेरे ठेले पर भूल गई थी। मैं इसे वापस करने जा रहा हूँ। माँ मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने फोन मेरे हाथ से लिया और ध्यान से देखने लगी। फिर मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। मेरा प्यारा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आए होंगे जिनमें तुम्हारी बहन की मजबूरी भी शामिल होगी, लेकिन तुम डगमगाए नहीं। मैंने नजरें झुका ली और कहा, माँ, सच कहूँ तो मेरा जमीन डोल गया था। मुझे लगा था कि शायद यही भगवान की मदद है, लेकिन फिर आपकी सीख याद आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, मदद भगवान सही रास्ते से भी भेज सकता है बेटा। इस तरह की काली कमाई में कभी मदद नहीं होती। ये सिर्फ एक परीक्षा होती है। जो अमानत तुम्हारे पास आई है उसे उसके मालिक को वापस कर दो। देखना, भगवान तुम्हारे दिल को कितना सुकून देगा। मैंने फोन वापस जेब में डाला और खड़ा हो गया। घर में अब सभी जाग चुके थे। मेरी छोटी बहन भी चाय बना रही थी। जल्दी से मैंने चाय का एक घूंट भरा
आज मुझे ठेले पर जाने से पहले ये काम निपटाना था। मैंने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से उस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, या शायद वो लॉक ही नहीं था। स्क्रीन जगमगाई और उस पर एक खूबसूरत बच्चे की तस्वीर दिखाई दी। मैंने सोचा ये जरूर उस औरत का बच्चा होगा। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। वहां बहुत से नंबर अंग्रेजी नामों से दर्ज थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पर कॉल करूं। तभी मेरी नजर एक नंबर पर पड़ी जिस पर डैड लिखा हुआ था। मैंने सोचा ये जरूर उसके पापा का नंबर होगा। मैंने नंबर डायल किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। कुछ देर बाद एक भारी और रौबदार आवाज आई। हेलो, कौन है? मैंने गला साफ किया और धीमी आवाज में बोला, नमस्ते साहब, मैं सार्थक बात कर रहा हूँ। मैं एक फल बेचने वाला हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, फल बेचने वाला? लेकिन तुम मेरी बेटी के फोन से क्यों बात कर रहे हो? और ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने जल्दी से सफाई दी। साहब, कल आपकी बेटी मेरे ठेले से फल खरीदने आई थी। वो गलती से अपना फोन वहीं भूल गई। मैं ये फोन वापस करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वाले इंसान का लहजा थोड़ा नरम हुआ। अच्छा, तो तुम वही ईमानदार आदमी हो जिसका जिक्र किताबों में मिलता है। ठीक है, मेरी बेटी बहुत परेशान थी अपने फोन को लेकर। तुम ऐसा करो, ये फोन हमारे घर पर पहुंचा दो। मैंने कहा, जी साहब, मैं यही चाहता हूँ। आप मुझे घर का पता बता दीजिए, मैं अभी आ जाता हूँ। उन्होंने मुझे एक महंगे एरिया का पता बताया। ये शहर का सबसे पॉश इलाका था जहाँ बड़े बड़े बंगले थे। मैंने फोन बंद किया और उनका बताया हुआ पता याद कर लिया। मैं घर से निकलने लगा तो मेरी बहन मेरे पास आई। उसका चेहरा उदास था और आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो रात भर रोती रही थी। भैया, आप काम पर जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ गुड़िया, लेकिन पहले एक जरूरी काम से जाना है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। उसने उदास आवाज में कहा, भैया, अगर मेरे रिश्ते की वजह से आपको कोई परेशानी है तो मना कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप कर्ज के बोझ तले दब जाएं। उसकी बात ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं जानता था कि अगर मैंने उस फोन का सौदा कर लिया होता तो अभी उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। मैं कह सकता था कि शादी की तैयारी करो, पैसे आ गए हैं। लेकिन मैंने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। मैं घर से निकला तो सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपना ठेला घर के बाहर ही छोड़ दिया। आज मैं पैदल ही उस सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में मुझे मेरा दोस्त रवि मिला जो दूध की दुकान चलाता था। अरे सार्थक, आज ठेला नहीं लगाना है क्या? और ये सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने चलते चलते उससे कहा। अरे यार रवि, बस एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। एक अमानत है, उसे उसके असली मालिक तक पहुँचाना है। रवि ने हैरानी से पूछा, कैसी अमानत और मालिक कौन है? लगता है कोई बहुत बड़ा मामला है। मैंने मुस्कुराकर बोला, बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक से हो जाए। और मैं आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में तरह तरह की उलझनें चल रही थी। क्या वो औरत मुझे पहचानेगी भी या नहीं? कल उसका व्यवहार बहुत रूखा था, कहीं वो मुझे चोर न समझ ले। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं एक भलाई का काम करने जा रहा हूँ और भलाई करने वाले के साथ भगवान होता है। मैंने जेब से वो पता निकाला और रिक्शे वाले को दिखाया। भैया, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, कितना किराया लोगे? रिक्शा वाले ने पता देखा और फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे कपड़े पुराने थे और जूते घिसे हुए थे। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अमीर लोगों का इलाका है, वहां तो रिक्शा अंदर भी नहीं जाने देते। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे वहां एक साहब ने बुलाया है, तुम बस मुझे उस इलाके के गेट तक छोड़ दो। रिक्शा वाले ने 100 रुपए मांगे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन वक्त बचाने के लिए मैं बैठ गया। सफर के दौरान मेरा हाथ बार बार मेरी जेब में जाता और मैं फोन को टटोलता रहता। ये फोन नहीं था, बल्कि मेरी ईमानदारी की परीक्षा थी। मुझे नहीं पता था कि उस बंगले के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा या सिर्फ एक थैंक यू का शब्द, या शायद वो भी नहीं। मुझे किसी इनाम की चाह नहीं थी। मुझे बस अपना सुकून वापस चाहिए था, जो कल दोपहर से कहीं खो गया था। रिक्शा एक बड़े से गेट के सामने रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने रिक्शे को अंदर जाने से रोक दिया। मैं रिक्शे से उतरा और फिर किराया चुका दिया। सामने एक बहुत बड़ी सोसाइटी का गेट था।
मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि मुझे इस वाले बंगले में जाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम पर बात की और फिर मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैं पैदल चलता हुआ उस बंगले की तरफ बढ़ा। सड़कें साफ सुथरी थीं और दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। यहाँ की दुनिया ही अलग थी। सन्नाटा और सुकून था, मेरी बस्ती के शोर शराबे से बिल्कुल अलग। आखिरकार मैं उस बंगले के सामने पहुंच गया। ये एक महल जैसा घर था, सफेद रंग का, बड़ा सा गोल्डन रंग का शानदार गेट और ऊंची दीवारें। मेन गेट के साथ लगी हुई घंटी का बटन दबाया। कुछ देर बाद गेट पर बना हुआ छोटा सा दरवाजा खुला और एक नौकर बाहर निकला। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी, आपको किससे मिलना है? उसने रुखाई से पूछा। मैंने नमस्ते किया और कहा, मैं सार्थक हूँ, मुझे मैडम से मिलना है। मैं उनका मोबाइल फोन वापस करने आया हूँ। नौकर ने मुझे हैरत से देखा और फिर अंदर मुड़कर किसी से बात की। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। आ जाओ अंदर, मैडम नाश्ता कर रही हैं, वहीं लॉन में इंतजार करो। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। सामने एक बहुत खूबसूरत लॉन था जिसमें तरह तरह के फूल खिले थे। मैंने अपनी पुरानी चप्पल उतारने का सोचा, लेकिन फिर डर गया कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं। नौकर मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया। वहां का फर्श इतना चमकदार था कि मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा था। सोफे इतने नरम लग रहे थे कि बैठने से ही डर लग रहा था। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अभी मैडम को बताता हूँ, कहकर नौकर ने मुझे कोने में खड़ा रहने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। मैं वहां खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, छत पर झूमर लटक रहे थे। ये सब देखकर मुझे अपनी गरीबी का एहसास और ज्यादा होने लगा। हम एक ही शहर में रहते थे, लेकिन हमारी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ ही देर के बाद सीढ़ियों से टिक टिक की आवाज आई। मैंने नजर उठाकर देखा तो वही औरत सीढ़ियां उतर रही थी। उसने आज भी वैसे ही कीमती कपड़े पहन रखे थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और बेरुखी साफ नजर आ रही थी। उसने मुझे देखा और रुक गई। उसकी नजरों में घृणा थी। तो तुम हो वो ठेले वाले? उसने कड़क अंदाज में कहा। मेरा दिल धक्के से रह गया। मुझे उम्मीद थी कि वो खुश होगी, लेकिन उसका अंदाज कुछ और ही बता रहा था। मैंने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला। जी मैडम, ये आपका फोन है, कल आप मेरे ठेले पर भूल गई थी। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने झपट कर फोन मेरे हाथ से छीन लिया, जैसे कि मैं उसे वापस ले जाऊंगा। उसने तुरंत फोन ऑन किया और कुछ चेक करने लगी। मैं खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे थैंक यू कहेगी, लेकिन जो हुआ उसके बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फोन चेक करने के बाद उसने गर्दन उठाई और चिल्लाने लगी, सिर्फ फोन? और बाकी की चीजें कहाँ हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं हक्का बक्का रह गया। मैडम, कौन सी बाकी चीज? मुझे सिर्फ ये फोन ही मिला था। अपनी बकवास बंद करो, उसने चिल्लाकर कहा। फोन की कवर में मेरे 10,000 रुपए रखे हुए थे, वो कहाँ गायब कर दिए तुमने? ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। 10,000 रुपए? मैंने तो कवर खोलकर भी नहीं देखा था। मैडम, भगवान गवाह है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैं तो ईमानदारी से फोन वापस करने आया हूँ। अच्छा, अपनी ईमानदारी का ड्रामा मत करो, वो तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली। तुम जैसे लोगों को मैं खूब पहचानती हूँ। पहले चीजें चुराते हो, फिर इनाम के लालच में वापस करने आते हो, और ऊपर से माल भी हजम कर लेते हो। निकालो मेरे पैसे। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गरीब जरूर हूँ मैडम जी, लेकिन चोर नहीं हूँ। अगर मुझे पैसे रखने होते तो मैं ये लाखों का फोन लेकर आपके घर पर क्यों आता? उसने मेरी बात सुनने की जगह नौकर को आवाज दी। राजू, पुलिस को फोन करो, कहो कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। नहीं मैडम जी, पुलिस को मत बुलाइए, मैं गिड़गिड़ाया। मैं सच कह रहा हूँ, आप कम से कम भगवान से तो डरिए, मैंने भलाई की है। वो तंज से हंसने लगी। अच्छा, भलाई की है? अपनी चोरी को भलाई का नाम मत दो। अब तुम पुलिस के सामने ही उन लोगों के पैसे कहाँ छुपाए हैं ये उगलोगे, समझ में आया? उसने अपना फोन उठाया और किसी नंबर पर कॉल मिला दी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर तुरंत आ जाइए, मैंने एक चोर को पकड़ रखा है। जी हाँ, वही फोन वाला मामला है, जल्दी आइए। मैं बेबसी की तस्वीर बना वहां खड़ा था। मुझे अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि बेटा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है,
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता मुझे सीधा जेल के दरवाजे पर धकेल देगा। मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि भागना जुर्म को साबित करने जैसा होगा। मैं वहीं खड़ा रहा, अपनी किस्मत और उस औरत के जुल्म पर दुख मनाता रहा। अब मुझे बस इंतजार था पुलिस का, और मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि शायद अब मेरी ईमानदारी ही मेरी बर्बादी का कारण बन जाएगी। बाहर गाड़ी की सायरन की आवाज आई और मेरा दिल डूब गया। कुछ पलों के बाद भारी जूतों की आवाज कमरे के बाहर सुनाई दी। दरवाजा धड़ाम से खुला और 3 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हो गए। आगे आगे एक इंस्पेक्टर था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और रौबदार पर्सनैलिटी थी। कौन है वो जिसने चोरी की हिम्मत की है? इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में पूछा। वो औरत सोफे से उठी और बड़े ही नखरे से इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। यही है वो आदमी जो शराफत का चोला ओढ़कर आया है, लेकिन असलियत में ये 1 नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक और घृणा थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे किसी मुजरिम का मुआयना कर रहा हो। अबे ओ, क्यों, क्या हुलिया है? तू तो भिखारी के जैसा है और शौक चोरी के पाल रखे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। वो आगे बढ़ा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और जोर से पकड़कर झंझोड़ दिया। दर्द और डर से मेरी चीख निकल गई। साहब, मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मैं भगवान को साक्षी मानकर कह सकता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो इनका फोन वापस करने के लिए यहाँ आया था। उस औरत ने तुरंत मेरी बात काट दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वही रटी रटाई बातें कर रहा है जो हर चोर करता है। इसने मेरा आईफोन चुराया है और उसके कवर में रखे हुए 10,000 रुपए भी निकाल लिए हैं। अब फोन वापस करके ईमानदार बनने का नाटक कर रहा है ताकि शक ना हो। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैडम जी, भगवान से तो डरिए। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। अगर मैं चोर होता तो ये फोन भी बेच देता। ये फोन तो लाखों का है, फिर मैं इसे लेकर शेर की गुफा में वापस क्यों आता? इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनकर थोड़ा सा सोचा। उसने औरत की तरफ देखा। मैडम, ये बात तो इसकी ठीक है। अगर इसने 10,000 रुपए चुरा लिए होते तो फोन वापस करने का रिस्क क्यों लेता? वो फोन भी बेचकर गायब हो सकता था। औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। इसने सोचा होगा कि फोन ट्रेस हो जाएगा, इसीलिए फोन वापस कर देता हूँ और इनाम भी मिल जाएगा। और पैसे तो वैसे भी कैश में थे, उनका कौन सा सबूत होगा? मैं रो पड़ा। मेरे आंसू गालों पर बहने लगे। साहब, मेरे घर में रोटी के लाले हैं। मेरी बहन की शादी सिर्फ पैसों की वजह से टूट गई है। अगर मैं चोर होता तो कल ही ये फोन बेचकर अपनी सारी मुश्किलें हल कर लेता, लेकिन मैंने भगवान के डर से ऐसा नहीं किया। क्या भगवान से डरने की यही सजा है कि आप मुझे चोर कह रही हैं? इंस्पेक्टर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो मेरे करीब आया और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। देख बेटा, ये कोई मंदिर नहीं है। शराफत से बता दे कि पैसे कहाँ छुपाए हैं, वरना थाने ले जाकर ऐसे थप्पड़ लगाऊंगा कि तेरी 7 नस्लें चोरी करने से कांपती रहेंगी। मैं बुरी तरह घबरा गया। थाने का नाम सुनते ही मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। मैंने सुना था कि पुलिस वाले गरीबों की खाल उधेड़ देते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मेरे पास सब कुछ मिलाकर भी बड़ी मुश्किल से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया। इसकी तलाशी लो। सिपाही ने मुझे दबोच लिया और मेरी जेबें टटोलने लगा। मेरी शर्ट की जेब से कुछ सिक्के और कुछ मुड़े हुए नोट निकले। कुल मिलाकर वो 100 रुपए ही थे। इसके अलावा मेरी जेब से एक छोटी सी तस्वीर भी निकली जो माँ ने मुझे दी थी। सिपाही ने वो सब चीजें इंस्पेक्टर के हाथ में रख दी। सर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने वे नोट देखे और फिर मेरी तरफ देखा। बता, तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं? बाहर किसी साथी को देकर आया है या फिर कहीं रास्ते में दबा दिए हैं? मैं गिड़गिड़ाकर बोला, साहब, मेरा कोई भी साथी नहीं है। मैं अकेला ही आया हूँ। आप बाहर चौकीदार से पूछ लीजिए। मैं रिक्शे में आया था और रास्ते में कहीं भी रिक्शा नहीं रुकवाया था। उस औरत ने बड़ी बेरुखी से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे थाने ही ले जाइए और वहां जाकर इसकी अच्छे से जुबान खुलवाइए। मुझे मेरे 10,000 रुपए हर हाल में वापस चाहिए। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये कानून की बात है। इन जैसे लोगों को सबक मिलना चाहिए कि अमीरों के घरों में घुसकर चोरी करना इतना आसान नहीं है।
मैंने उस औरत के पैर पकड़ने की कोशिश की। मैडम जी, मेरी हालत पर कुछ तो दया कीजिए। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। अगर मैं जेल चला गया तो वे भूखे मर जाएंगे। आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर आप एक गरीब पर इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? उसने घृणा से पीछे हटते हुए अपना पैर खींच लिया। दूर रहो मुझसे। अपने गंदे हाथ मेरे कपड़ों से दूर रखो। ये ड्रामा अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाना। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। इंस्पेक्टर ने मुझे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया। चलो भाई, बहुत हो गया। अब तुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। वहां जाकर जब तेरे ऊपर डंडे बरसेंगे तब तुझे याद आएगा कि पैसे कहाँ रखे हैं। मेरे मन में माँ का चेहरा घूम गया। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरी बहन उम्मीद लगाए बैठी होगी और मैं यहाँ एक झूठे इल्जाम में फंस चुका था। मैंने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़ दिए। साहब जी, मुझे मत ले जाइए। मेरी माँ बहुत बीमार है, वो सदमे से मर जाएगी। आप मेरे घर चलकर देख लीजिए, हमारे हालात खुद देख लीजिए। हम भूखे मर सकते हैं लेकिन किसी का हक नहीं खा सकते। इंस्पेक्टर ने कड़क लहजे में कहा, इमोशनल बातें करना बंद करो। कानून सबूत मांगता है। मैडम कह रही हैं कि पैसे फोन के साथ ही थे और अब नहीं है, तो जाहिर है कि तुमने ही लिए हैं। उसने अपनी कमर से हथकड़ी निकाली। हथकड़ी की तेज चमक देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, साहब, एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। इस फोन को देख लीजिए, शायद इसमें कोई ऐसी चीज हो जो मेरी सच्चाई साबित कर सके। मैंने तो इसे ऑन करके भी नहीं देखा था। वो औरत तुरंत बोल पड़ी, इस फोन में देखने लायक ऐसा क्या है? ये मेरा फोन है और मैं जानती हूँ कि इसमें क्या है। तुम बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। इंस्पेक्टर, इसे लेकर जाइए। इसकी गरीब शक्ल देखकर मेरी तबीयत खराब हो रही है। इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी। लोहे की ठंडी चुभन ने मेरी कलाइयों को जकड़ लिया। ये सिर्फ हथकड़ी नहीं थी, ये मेरी इज्जत और मेरे भविष्य की अर्थी थी। चलो बाहर। सिपाही ने मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ाया लेकिन संभल गया। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोच रहा था कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे पुलिस पकड़कर लेकर जा रही है। मेरी बहनों का क्या होगा जिनका भाई चोर बनकर जेल जा रहा है। हम कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर 1 मिनट के लिए रुका और कहने लगा, ये आईफोन सबूत के तौर पर कब्जे में लेना जरूरी है। ये कहते हुए उसने वो फोन जो टेबल पर रखा था उठा लिया। औरत ने पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने फोन को हाथ में घुमाया और कहा, मैडम, ये फोन केस का हिस्सा है। इसे हमें अपने साथ ले जाना होगा। केस दर्ज करने के लिए इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। औरत के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई। लेकिन इसमें फोन ले जाने की क्या जरूरत है? मैंने आपको बता तो दिया है ना कि ये मेरा है। आप बस इस चोर को लेकर जाइए। फोन मुझे वापस दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। इंस्पेक्टर ने शक की नजर से उस औरत को देखा। मैडम, ये कानून है। रिकवरी का माल मौजूद होना चाहिए। जब तक केस चलेगा ये फोन पुलिस की कस्टडी में रहेगा। आपको अदालत से बाद में इसे लेना होगा। औरत ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं अदालत के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। आप ऐसा कीजिए कि फोन यहीं रहने दीजिए, बस इससे मेरे पैसे निकलवा दीजिए। इंस्पेक्टर की छठी इंद्री जाग उठी थी। वो एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर था। औरत का फोन देने से इनकार करना और उसकी घबराहट उसे अजीब लगी। आमतौर पर पीड़ित चाहता है कि पुलिस सबूत अपने पास रखे। इंस्पेक्टर ने फोन की स्क्रीन देखी। मैडम, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? ये फोन ही तो इस चोरी का एकमात्र सबूत है। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हम अदालत में क्या साबित करेंगे? औरत ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं घबरा नहीं रही हूँ। दरअसल इसमें मेरा पर्सनल डेटा है, कुछ तस्वीरें वगैरह हैं। मैं नहीं चाहती कि थाने में सब लोग देखें। इंस्पेक्टर ने फोन का पावर बटन दबाया। स्क्रीन एकदम से चमक गई। फिक्र न करिए मैडम, हमारा काम डेटा देखना नहीं है। हम सिर्फ इसका IMEI नंबर और मॉडल नोट करेंगे। उसने फोन अनलॉक करने के लिए स्वाइप किया। उसमें वैसे भी कोई पासवर्ड नहीं था, जो मैंने सुबह देखा भी था। इंस्पेक्टर ने फोन का मेन्यू खोला। औरत अचानक चिल्लाई, इसे बंद कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे फोन को चेक करने का। ये मेरी प्राइवेसी है। इंस्पेक्टर ने कड़क अंदाज में उसकी तरफ देखा। मैडम, अब मामला पुलिस के पास है। कानून हमें इजाजत देता है कि हम जांच पड़ताल के लिए हर पहलू का निरीक्षण करें।
उसने फोन की सेटिंग खोली ताकि फोन की जानकारी देख सके। इसी दौरान एक मैसेज का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया। इंस्पेक्टर की नजर उस पर पड़ गई। मैं खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फोन को लेकर ये औरत इतनी परेशान क्यों हो रही है। क्या मेरी किस्मत पलटने वाली थी या फिर ये सिर्फ एक और मुसीबत का इशारा था? इंस्पेक्टर ने वो नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने तेजी से फोन का मैसेज बॉक्स खोल दिया। औरत अब पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी। वो आगे बढ़ी ताकि इंस्पेक्टर के हाथ से फोन छीन ले। मुझे मेरा फोन वापस दीजिए, मैं आपके ऊपर शिकायत करूंगी। आप अपनी लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। कांस्टेबल ने औरत का रास्ता रोक लिया। मैडम, पीछे हट जाइए, साहब को अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर की उंगलियां तेजी से फोन की स्क्रीन पर चल रही थीं। वो कुछ पुराने मैसेजेस पढ़ रहा था और साथ साथ उसके चेहरे का रंग भी बदल रहा था। कभी वो हैरत से आंखें फाड़ता और कभी गुस्से से उसके जबड़े कसकर बंद हो जाते। कमरे में पूरी तरह से खामोशी पसर गई थी। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। इंस्पेक्टर ने फोन से नजरें हटाई और औरत को घूरा। इस बार उसकी नजरों में वो इज्जत और भरोसा नहीं था जो पहले था। अब उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। उसने फोन मेरी तरफ लहराया और मुझसे पूछा, सार्थक, तुम कह रहे थे कि तुमने ये फोन खोलकर नहीं देखा? मैंने डरते डरते जवाब दिया, जी साहब, वो मैंने सिर्फ एक कॉल करने के लिए ही इसे ऑन किया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अच्छा किया जो नहीं देखा, वरना शायद तुम यहाँ तक जिंदा नहीं पहुंच पाते। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदा नहीं पहुंच पाता? ऐसा क्या था इस फोन में? अब वो औरत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इंस्पेक्टर ने जोरदार ठहाका लगाया। मैडम, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ ये तो अब थाने में जाकर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि आज का दिन बहुत से लोगों के लिए हैरान कर देने वाला है। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी कलाइयों में हथकड़ी अभी भी लगी हुई थी। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर ने आवाज दी। जी सर। गाड़ी तैयार रखो और हेडक्वार्टर फोन करो कि हमें और ज्यादा पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। पुलिस की और फोर्स बुलाने की बात सुनकर कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। इंस्पेक्टर की नजरें अब उस औरत के चेहरे पर जमी थीं, जो कुछ देर पहले तक मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रही थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेकर अचानक कांस्टेबल की तरफ मुड़कर कहा, अब इस नौजवान की हथकड़ियां खोल दो। मैं चौंक पड़ा। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। साहब, क्या सच में? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। कांस्टेबल ने तुरंत हुक्म की तामील की और मेरे हाथों से लोहे का वो बोझ हटा दिया। मेरे हाथों पर लाल निशान पड़ चुके थे, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी हैरत उस दर्द पर हावी थी। वो औरत अपनी जगह से उछल पड़ी। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये तो चोर है। इसने मेरा फोन चुराया है और पैसे भी खाए हैं। आप इसे छोड़ रहे हैं? इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी बहुत बड़ी गुत्थी का सिरा मिल गया हो। उसने वो आईफोन हवा में लहराया और उस औरत की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैडम, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये आपका फोन है? क्या आप इसकी मालकिन होने का दावा करती हैं? औरत ने बौखलाहट में कहा, हाँ, ये मेरा ही फोन है। मैं 50 बार बता चुकी हूँ। इंस्पेक्टर के होठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। बहुत खूब। उसने अचानक अपनी आवाज बुलंद की, जो कमरे की दीवारों से टकराई। कांस्टेबल, इस औरत को हथकड़ी लगाओ। ये बात एक धमाके की तरह थी जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। मैं हक्का बक्का रह गया और वो औरत पत्थर की मूरत बन गई। क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? मैं इस शहर की एक बहुत जानी मानी हस्ती हूँ। आपको अंदाजा भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? औरत चिल्लाकर बोली। इंस्पेक्टर ने फोन की स्क्रीन सबके सामने कर दी। मैडम, ये फोन 3 महीने पहले एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड केस में रिकॉर्ड पर है। साइबर क्राइम वाले 3 महीने से इसके IMEI नंबर को ट्रेस कर रहे थे। इस फोन से दर्जनों गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए गए हैं।
आज ये फोन पकड़ा गया है और आप खुद ये स्वीकार कर चुकी हैं कि यह आपका फोन है। ये सुनते ही औरत के चेहरे से रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका खून ही निचोड़ लिया हो। उसके पैर कांपने लगे। नहीं, ये तो झूठ है, ये फोन तो मैंने। वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर सकी। इंस्पेक्टर ने कड़क अंदाज में कहा, तो आपने खरीदा था? आखिर किस चोरी का फोन इस्तेमाल करके आप गरीबों को लूटती थी और खुद को बचाने के लिए उसे अपनी गाड़ी की सीट के नीचे छुपा कर रखती थी? कल ये गलती से आपके हाथ से फिसलकर उस ठेले वाले के पास रह गया। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया। और इस गरीब की बदकिस्मती देखिए कि ईमानदारी दिखाने ये आपके घर पर आ गया। आप डर गईं कि अगर इसने फोन खोल लिया तो आपकी काली करतूत सामने आ जाएगी, इसीलिए आपने उल्टा इस पर ही 10,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिया ताकि पुलिस इसे तुरंत यहाँ से ले जाए और फोन आपको वापस मिल जाए। औरत अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में दहशत नाच रही थी। कांस्टेबल ने आगे बढ़कर वही हथकड़ी उसकी नाजुक कलाइयों में डाल दी जो कुछ देर पहले मेरे हाथों में थी। लोहे की वही आवाज जो मेरे लिए बेइज्जती थी अब उस औरत की पहचान बन गई थी। इंस्पेक्टर उस पर चिल्लाया, यही है वो औरत जो इस फोन से लोगों को लूटती थी। ना कभी किसी की गरीबी देखी और ना कभी किसी की बेबसी, बस अपनी तिजोरियां भरने की भूख थी। और जब ये बेचारा अपनी ईमानदारी का फर्ज निभाने आया तो तुमने इसे ही चोर बना दिया। औरत का सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो सोफे पर गिर गई और मुंह छुपाकर रोने लगी। उसके घर में शमशान जैसी खामोशी पसर गई थी। नौकर बाहर से मुंह खोले खड़े थे। इंस्पेक्टर मेरी तरफ बढ़ा। मैं अभी तक अपनी जगह पर पत्थर का बना खड़ा था। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने इतनी जल्दी इंसाफ कर दिया। इंस्पेक्टर ने सीधे खड़े होकर मुझे सैल्यूट किया। मैं घबरा गया। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा ठेला लगाने वाला हूँ। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी। नहीं बेटा, तुम कोई मामूली नहीं हो। तुम समाज का वो हीरा हो जो कोयले की खान में भी चमकना नहीं छोड़ता। तुम गरीब ठेले वाले होकर भी इतनी ईमानदार हो सकते हो। और ये औरत करोड़ों की मालकिन होकर भी लालच में अंधी हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी वजह से आज एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। तुम कानून के मुजरिम नहीं हो, बल्कि तुम कानून के मददगार हो। अगर तुम लालच में आकर ये फोन बेच देते तो शायद हम उन लोगों तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। तुम्हारी ईमानदारी ने आज इंसाफ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। साहब, मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। जाओ सार्थक, अपने घर जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। और याद रखना, इज्जत बैंक बैलेंस से नहीं, चरित्र से मिलती है। मैं थाने की गाड़ी में बैठकर नहीं, बल्कि अपने पैरों पर चलकर उस बंगले से बाहर निकला। उस दिन मुझे 10,000 रुपए का इनाम नहीं मिला। मेरी जेब अभी भी खाली थी, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ था। मुझे वो मिला था जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है, इज्जत। मैंने सीख लिया था कि हर अमीर इज्जतदार नहीं होता और हर गरीब मुजरिम नहीं होता। जमीर का सौदा ना करके मैंने अपनी दुनिया और अपने कर्म दोनों को ही सही रखा था। जब मैं घर पहुंचा तो माँ और पत्नी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। मुझे सही सलामत देखकर माँ ने मुझे गले लगा लिया। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो माँ ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि ईमानदारी की कमाई में ही सुकून है। आज अगर तुम काली कमाई की तरफ जाते तो शायद जेल में होते। भगवान ने तुम्हारी इज्जत रख ली। इसके बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सी तरक्की आ गई। शायद भगवान को मेरी वो अच्छाई पसंद आ गई थी। मेरी बहन का रिश्ता ऐसी जगह तय हुआ जहां ससुराल वालों ने दहेज का एक तिनका भी मांगने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बस शरीफ परिवार की बेटी चाहिए। मेरा कारोबार जो पहले सिर्फ ठेले तक सीमित था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों को जब मेरी इस कहानी का पता चला तो वे दूर दूर से मुझसे फल खरीदने आने लगे। आज भगवान की मेहरबानी से मैं इस चौक पर एक बड़ी दुकान का मालिक हूँ। अब मैं धूप में ठेला लेकर आवाज नहीं लगाता, बल्कि अपनी खुद की दुकान के काउंटर पर बैठता हूँ। मेरे साथ 2-3 आदमी काम करते हैं।
जिनके घर का चूल्हा इसी दुकान की वजह से जलता है। आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और घर में खुशहाली है, लेकिन वो आईफोन वाला वाकया आज भी मेरे दिमाग में छपा है। जब भी बुराई मुझे बहकाने की कोशिश करती है या कारोबार में कुछ बेईमानी करने का ख्याल आता है, तो मुझे वो हथकड़ी और इंस्पेक्टर का सैल्यूट याद आ जाता है। सच है कि ईमानदारी एक ऐसा पेड़ है जिसका फल पकने में देर जरूर लगती है, लेकिन जिंदगी ने मुझे यही सबक सिखाया है कि इंसान को कभी भी अपने उसूल और जमीर का सौदा नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। भगवान कभी भी ईमानदार इंसान का हाथ नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।